आप नहीं साइन करेंगे? इस बार कशिश ने हल्की उदासी से पूछा। बिल्कुल भी नहीं, आधार ने भी पूरे अकड़ के साथ कहा। ओके फाइन, आपको रीजन जानना है ना? तो ठीक है, सुनिए। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो 3 दिन हमारे यहाँ ही रहेंगे। इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। क्या? आधार एक ही बार चौंक कर उठा। जी, तुम शादी करने वाली हो? जी सर, कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा। इतनी जल्दी? क्या मतलब इतनी जल्दी? मेरा मतलब है इतनी जल्दी कौन शादी करता है? जल्दी कहाँ है? I am 24 सर। हाँ तो ये तो जल्दी ही हुई ना। नो नो, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। तुम्हें पता है बाल विवाह क्राइम है। पर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और ना ही मेरा बाल विवाह हो रहा है। बच्ची ही हो तुम। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपके ऊपर भी केस होना चाहिए, कशिश ने उसके पास आते हुए कहा। मेरे ऊपर? मेरे ऊपर केस क्यों होगा? क्योंकि मैं तो छोटी बच्ची हूँ और हमारे देश में बाल मजदूरी भी क्राइम है। कशिश ने कहा तो वो चुप हो गया और इधर उधर देखने लगा। वहीं कशिश के चेहरे पर इस समय मुस्कान थी। सर साइन, कशिश ने इसे पेपर की ओर दिखाते हुए कहा। पहले तो आधार ने मुंह बनाया, फिर उसने चुपचाप साइन कर दिया। आखिर इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। कशिश खुश होकर केबिन से चली गई। थोड़ी देर बाद फिर से आधार के केबिन का दरवाज़ा खुला। आधार ने नज़र उठाकर देखा, इस उम्मीद में इस बार भी कशिश ही होगी, और उसकी सोच से विपरीत अभ्यंक अंदर आया। अरे भैया, आप आज यहाँ कैसे? आधार ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। सोचा आज देख आऊं, आखिर आप काम संभाल कैसे रहे हैं? अभ्यंग ने कहा और उसके सामने टेबल की दूसरी साइड बैठ गया। क्या भैया, आपको मुझ पर अब तक विश्वास नहीं है? आधार ने मुंह बनाते हुए कहा। तो अभ्यंग मुस्कुरा उठा। मैं और पूर्णिमा आसाम शिमला के लिए निकल रहे हैं, पता होगा तुम्हें? अभ्यंग ने कहा। हाँ, दी ने बताया था मुझे। हाँ तो मेरे एब्सेंस में हेड ऑफिस का काम भी तुम्हें देखना होगा। मेक श्योर कि चाचू पर ज़्यादा काम का प्रेशर ना आए, और ऐसा काम भी मत करना जिससे उन्हें गुस्सा आए। रोहन भी अकेले संभाल नहीं पाएगा, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी तुम पर है, अभ्यंग ने उसे समझाया। भैया, आप इस तरह जिम्मेदारियों से मुझे डराओगे तो आपसे पहले मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से, आधार ने रोनी सूरत बनाकर कहा। डोंट बिहेव लाइक ए चाइल्ड। अब बच्चे नहीं हो तुम, शादी की उम्र हो चुकी है। शादी का नाम आते ही आधार की नज़रों के सामने कशिश का चेहरा घूम गया। चलता हूँ, अभ्यंग ने चेयर से उठते हुए कहा। इतनी जल्दी? अभी रुके तो, आज साथ में दोनों भाई कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, आधार ने कहा। आज नहीं, बाहर गाड़ी में बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरा। सोचा आज जाने से पहले उन्हें आइसक्रीम खिलाऊं। हो, ये अच्छा किया। अक्स का थोड़ा मन बहल जाएगा, वरना भाभी के बिना वो मिस करेगा उन्हें। हाँ वैसे आधार, कशिश को 3 दिनों की छुट्टी दे देना। अक्स 3 दिनों के लिए उसके पास ही रहने वाला है, तो उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास समय भी होना चाहिए। क्या अक्स वहाँ रहेगा? हाँ, पूर्णिमा चाहती है वो वहीं रहे, और देखा जाए तो ये ठीक भी है। हाँ ठीक है, चलता हूँ। जो कहा है उसका ध्यान रखना। ओके बॉस, आधार ने सैल्यूट करते हुए कहा। अभ्यंग ने सिर झटकते हुए कहा, पागल, और वहां से निकल गया। ओह, तो मिस सिन्हा को इसलिए छुट्टी चाहिए? और मुझसे क्या कहा? लड़के वाले देखने आ रहे हैं, शादी की बात चल रही है। अब पता चलेगा आधार रोबरा से झूठ बोलने का नतीजा, आधार ने चेयर पर बैठते हुए पूरे एटीट्यूड से कहा। दूसरी तरफ अभ्यंग बच्चों के साथ आइसक्रीम शॉप पर था, और बच्चे अपनी अपनी डिमांड कर रहे थे। पापा, मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम चाहिए, बड़ा वाला। मामा, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम, और मुझे भी बड़ा वाला। ओके ओके, मैं दोनों की पसंद का आइसक्रीम लेकर आता हूँ। तुम दोनों यहीं बैठो, अभ्यंग ने अक्स और दक्षिता को वही चेयर पर बैठाते हुए कहा। उसके बाद वो आइसक्रीम लेने चला गया। थोड़ी देर में वो दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आ गया। दोनों बच्चे खुश होकर अपना अपना आइसक्रीम खाने लगे। तभी अक्ष ने अभ्यंग की ओर देखा और कहा, पापा, आप नहीं खा रहे आइसक्रीम? मैं नहीं खाता, अभ्यंग ने प्यार से उसकी ओर देखकर कहा। क्यों, आपको पसंद नहीं है आइसक्रीम? अक्ष ने अपना आइसक्रीम खाते हुए पूछा, जो कि उसके होठों के आसपास और थोड़ा सा उसकी चिक पर भी लग चुका था। अभ्यंग ने उसे देखा तो टेबल से एक टिश्यू उठाकर उसके फेस को साफ करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, बस खाता नहीं हूँ। ओह, फिर तो आप मम्मा को भी नहीं खिलाते होगे, और मम्मा को तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, स्पेशली कुल्फ़ी। मम्मा लाइक्स कुल्फ़ी वेरी वेरी मच। क्या सच में? पर आपकी मम्मा ने तो कभी बताया ही नहीं। अभ्यंग ने अपने गाल पर हाथ रखकर
टेबल से अपनी कोनी टिकाते हुए कहा, आपने भी तो नहीं पूछा होगा पापा। मम्मा तो अपनी पसंद कभी किसी को बताती ही नहीं है। नाना जी भी परेशान हो जाते थे कभी कभी। वो तो बस दूसरों का ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल तो रखना ही भूल जाती हैं। हाँ, ये भी बात है। अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया कि मम्मा को कुल्फी पसंद है। मैं उन्हें ज़रूर खिलाऊंगा कुल्फी। मामा, अगर हम मामी के लिए कुल्फी ले लें तो? कब से अपनी आइसक्रीम खत्म करने में मगन दक्षिता ने अभ्यंग से कहा। तो वो घर जाते जाते वापस से मिल्क बन जाएगा। अभ्यंग ने कहा तो दक्षिता थोड़ी उदास हो गई। कोई बात नहीं, मैं आपकी मामी को बाहर ले जाकर खिला दूंगा। ओके। अभ्यंग ने दक्षिता का चेहरा और हाथ टिश्यू से साफ करते हुए कहा। ओके। दक्षिता खुश होकर बोली। चलो अब घर चलते हैं। और रास्ते में तो मुझे बताना कि मम्मा को और क्या क्या पसंद है। ठीक है, ओके पापा। अक्ष ने खुश होकर हाँ कहा। फिर तीनों वहां से निकलकर अपनी कार में आ गए। पापा, अक्ष जो कि अभ्यंग के साथ ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर बैठा था, उसने ड्राइव करते हुए अभ्यंग को देखकर कहा, हाँ बोलो, आप और मम्मा शिमला से कब आओगे? अक्ष ने उसे देखते हुए पूछा। 3 दिन बाद। ओह, फिर तो 3 दिन बाद हमें एक छोटा भाई या बहन मिल जाएंगे। अक्ष ने एक नज़र पीछे बैठी दक्षिता को देखकर कहा। इस समय अक्ष और दक्षिता दोनों के ही चेहरे पर खुशी दिख रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर अभ्यंग को तो समझ ही नहीं आया कि अक्ष क्या कहना चाहता है, या फिर समझकर भी यकीन कर पाना जरा मुश्किल लगा कि इतना छोटा बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। भाई बहन, मैं कुछ समझा नहीं, अभ्यंग ने अनजान बनते हुए कहा। ओहो मामा, आप कुछ समझते ही नहीं, दक्षिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा। और क्या नहीं समझता मैं? अभ्यंग ने मिरर से दक्षिता को देखते हुए पूछा। यही कि आप और मामी हनीमून पर जाएंगे, तब वहां से हमारे लिए एक छोटा बेबी लाओगे, कोई भाई या फिर बहन। दक्षिता ने कहा। वहीं बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अभ्यंग तो जैसे सदमे में चला गया। अभ्यंग ने ड्राइव करते हुए एक एक नज़र दोनों को देखा और पूछा, किसने बताया तुम्हें यह सब? आधार मामा ने, चाचू ने। दोनों बच्चों ने एक साथ आधार का नाम लिया तो अभ्यंग के चेहरे के भाव बदल गए। बेटा, आधार ने तुम दोनों से मजाक किया है। तुम्हें तो पता ही है वो कितना मजाक करते हैं। और बेटा, हम दोनों कोई हनीमून पर नहीं जा रहे, ऑफिस के काम से जा रहे हैं। अभ्यंग ने दोनों बच्चों को समझाया। हाँ, कल रात को मम्मा भी हमसे यही कह रही थी कि आप दोनों ऑफिस के काम से जा रहे हो, पर सुबह आधार चाचू ने हमें बताया कि आप दोनों हनीमून पर जा रहे हो। अक्ष ने कहा। हाँ, हम आधार मामा से बात नहीं करेंगे, बच्चा समझकर हमें बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। दक्षिता ने थोड़े गुस्से में कहा। पापा, आप उन्हें डांटना छोड़ना मत, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हमें। अक्ष ने भी अपनी नाराज़गी दिखाई। डोंट वरी बेटा, तुम्हारे आधार चाचू को छोड़ना तो दूर, ऐसी डांट पड़ेगी कि वो आगे से ऐसा मजाक करना भूल जाएंगे। अभ्यंग ने ड्राइव करते हुए सामने देखकर कहा। फिर कुछ याद आते ही अभ्यंग ने अक्ष की ओर देखा और कहा, अक्ष, तुमने अपनी मम्मा को बताया ये सब? नहीं, वो तो सुबह बस ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर मिली, फिर तो उनसे मिला ही नहीं, तो बताता कैसे? गुड, तो अब आप दोनों को उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना मजाक के चक्कर में वो भी नाराज़ हो जाएंगी। ओके पापा, हम नहीं बताएंगे, अक्ष ने अपने और दक्षिता दोनों के ओर से कहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी स्वर्णा भवन के बाहर आकर रुकी। बच्चे बिना अभ्यंग का वेट किए कार से बाहर निकलकर सीधे घर के अंदर भाग गए। वहां पंकज जी घर का दरवाजा खोले हॉल में बैठे अक्ष का ही इंतजार कर रहे थे, पर अक्ष के साथ दक्षिता को भी देखकर उनकी खुशी दोगुनी हो गई। अभ्यंग पीछे से अक्ष का सामान लेकर अंदर पहुंचा। फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो वहां से निकलना चाहा तो दक्षिता ने जाने से मना कर दिया। लाख समझाने के बाद भी जब वो जाने के लिए नहीं मानी तो अभ्यंग ने अंशिका को कॉल लगाया। अंशिका से बात करने के बाद दक्षिता को भी अक्ष के साथ वहीं छोड़कर वो वहां से निकलकर सीधे पूर्णिमा को लेने उसके ऑफिस पहुंचा। अभ्यंग ने ऑफिस के बाहर पहुंचकर पूर्णिमा को मैसेज किया। आई एम वेटिंग आउटसाइड। कुछ 2 मिनट बाद पूर्णिमा ने उसका मैसेज देखा, फिर उसने भी रिप्लाई किया। आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। अभ्यंग ने उसका रिप्लाई देखा तो सीट से सिर टिकाकर वो गाड़ी में ही बैठकर उसका इंतजार करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद पूर्णिमा ने आकर कार की खिड़की पर नॉक किया। अभ्यंग ने कार का गेट खोला तो पूर्णिमा आकर अंदर बैठ गई। बैठने के बाद उसने अभ्यंग की ओर देखा और कहा, आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई आने में। इट्स ओके, मैं समझता हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है।
अभयंग ने कहा और कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। अक्ष पूर्णिमा ने अभयंग की ओर देखकर बस इतना ही पूछा। मैं उसे छोड़ आया उसके नाना जी के पास। छोड़ने तो उसे दक्षता भी गई थी मेरे साथ, पर वो भी आज वहीं रुक गई। अच्छा है, दोनों बच्चे साथ रहेंगे तो एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी, पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। घर पहुंचने के बाद पूर्णिमा नहाने चली गई और अभयंग ऑफिस का बचा कुछ काम देखने लगा। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। वही अभयंग की नज़र लैपटॉप से हटकर उस पर ठहर गई। उसे पता ही नहीं चला। तभी दनदनाता हुआ आधार कमरे में आया और अभयंग के पास जाकर पूछा, आपने बुलाया था भैया? हाँ, अब कारनामे ही आपके ऐसे हैं कि बुलाना पड़ा, अभयंग ने लैपटॉप चलाते हुए कहा। कारनामा? ऐसा कौन सा कारनामा है जो मुझे ही नहीं पता? आधार ने अपने बाल खुजाते हुए कहा। अभयंग ने पिलो के नीचे से एक बड़ा सा स्केल निकाला, जिसे देखते ही आधार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आधार ने अपने 2 कदम पीछे लिए। अभयंग ने उसके पास आते हुए कहा, क्या कहा बच्चों से? मैंने मैंने कहाँ कुछ कहा है, वो तुम्हें अभी याद आ जाएगा, अभयंग ने स्केल को अपने दूसरे हाथ पर फिराते हुए कहा। आधार की नज़र जैसे ही अभयंग के हाथों पर पड़ी, वो उछलकर पूर्णिमा के पीछे जाकर खड़ा हो गया, जो कि इस समय वो बैग में अपने कपड़े रख रही थी। अभयंग उसकी तरफ आने लगा तो आधार चिल्लाया, भाभी, भाभी बचा लो भाभी। अरे क्या हुआ? पूर्णिमा ने सीधे खड़े होते हुए पूछा। देखो ना भाभी, इतनी छोटी सी बात पर मार रहे हैं मुझे, आधार ने पीछे छुपकर ही कहा। क्या बात है बताइए तो, पूर्णिमा ने पूछा। अभयंग कुछ कह पाता उससे पहले ही आधार ने अपना कारनामा कह दिया, जिसे सुनकर पूर्णिमा के चेहरे के भाव बदल गए। अब पूर्णिमा चुपचाप आधार के सामने से हट गई और दूसरी तरफ खड़ी हो गई। वहीं आधार हैरान नजरों से पूर्णिमा को देख रहा था। तब तक अभयंग उसके पास पहुंचा और उसने आधार के कान पकड़ लिए। भाभी, ये क्या किया आपने? मुझे जल्लाद के हाथों में सौंप दिया, आधार ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा। अब जानबूझकर की गई गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए, पूर्णिमा ने कहा तो अभयंग को हंसी आ गई। फिर आधार का चेहरा देखकर पूर्णिमा को भी। 1 घंटे बाद दोनों घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। फ्लाइट लेने के लगभग 2 घंटे बाद दोनों शिमला एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पहले से ही एयरपोर्ट के बाहर उनका ड्राइवर कार के साथ उनका वेट कर रहा था। दोनों कार में बैठे तो होटल पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। फ्रेश होने के बाद खाना खाकर दोनों सो गए। दिन भर की भाग दौड़ के बाद थकान होना लाजमी है। अगली सुबह हमेशा की तरह ही 4 बजे अभयंग की नींद खुल गई। अब रात को देर आने से उसे बाहर का कुछ समझ नहीं आया, तो वो उठकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बाहर ठंड थी, उसमें भी हल्की बारिश। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद अभयंग वापस कमरे में आ गया। अंशिका ने उसे उसका लैपटॉप भी नहीं लाने दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या करे, तो वो वापस बिस्तर पर आकर लेट गया, जहाँ पूर्णिमा गहरी नींद में सो रही थी। ठंड ज़्यादा लग रही थी तो अभयंग ने कंबल ओढ़ लिया। वो अभी ठीक से लेटने की कोशिश कर ही रहा था कि पूर्णिमा उसके पास आकर उसकी बाहों में समाकर किसी छोटे बच्चे की तरह सो गई। अभयंग तो कुछ पल के लिए सुन पड़ गया, पर जब उसे एहसास हुआ कि पूर्णिमा नींद में है तो उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन पूर्णिमा ने उसे और कसकर पकड़ लिया और नींद में ही बोली, ऐसे ही सोने दे कशिश, बहुत ठंड लग रही है। अभयंग ने जब पूर्णिमा की बात सुनी तो उसने फिर से उसे खुद से अलग करने की कोशिश की, क्योंकि ठंड तो सच में बहुत थी। वो कुछ देर तक यूं ही लेटा रहा। उसके हाथ अभी उससे अलग थे। ठंड तो उसे भी बहुत लग रही थी और पूर्णिमा का उसके यूं करीब होना उसे भी ठंड से राहत दे रहा था, पर उसका किया वादा उसे रोक रहा था। कुछ देर अपने ही मन में अनेकों उधेड़ बुन के बाद उसने सारी बातों और ख्यालों को एक तरफ करते हुए अपनी बाहें पूर्णिमा के इर्द गिर्द कस दी और एक सुकून के साथ अपनी आंखें बंद करके वो भी सो गया। शिमला की ठंडी वादियों में एक गर्माहट अभयंग के दिल में जगी, जो उसका सुकून बन उसकी आंखों में उतर आई। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और अंदर नींद और भी गहरी। दोनों एक दूसरे की पनाह में इस तरह सुकून पा रहे थे, मानो बरसों बाद किसी भटकते राहगीर को उसकी मंजिल मिल गई हो। सुबह के 8:30 बज रहे थे जब फोन की घंटी से दोनों की नींद में खलल पड़ने लगा। अभयंग ने अपनी आंखें खोली तो नजर सीधा उसकी बाहों में समाई पूर्णिमा पर गई। उसके बालों की कुछ लटें उसके गालों पर अठखेलियां कर रही थीं। बड़े गौर से वो उसके चेहरे की बनावट का मुआयना करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो आज पहली बार उसे देख रहा है।
पूर्णिमा की पलकों में कुछ हलचल सी महसूस हुई तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। यूं लेट गया जैसे उसकी नींद अभी खुली ही ना हो। पूर्णिमा ने अपनी आंखें खोली तो उसके बिल्कुल सामने अभ्यंग का चेहरा था। हल्की दाढ़ी, तीखे नैन नक्श, शार्प जॉ लाइन और उसके माथे पर बिखरे उसके लंबे हल्के बाल। पूर्णिमा अपनी नींद भरी आंखों से बस उसे ही देख रही थी। शायद उसे अभी अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं था। कमरे में लगे फोन की घंटी, जो एक बार बजकर बंद हो चुकी थी, वो फिर से बजने लगी। पूर्णिमा की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं और अब उसे अपनी स्थिति का भी आभास हो चुका था। अपनी कमर के इर्द गिर्द लिपटे अभ्यंग के हाथों को देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो बिना उसकी परवाह किए झटके से उठकर वो बिस्तर से हटकर खड़ी हो गई। उसके इस तरह से रिएक्शन का अंदाजा अभ्यंग को था, इसलिए वो भी अपनी आंखों को मसलता हुआ उठकर बैठा। ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मानो जैसे अभी नींद से जागा हो। क्या हुआ? आपने मुझे जगाया क्या? अभ्यंग ने अपनी आंखों को मसलता हुआ पूछा। नहीं, मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। जल्दी जल्दी में पूर्णिमा को कुछ नहीं सूझा तो उसने कहा और वहां से जाने लगी। पूर्णिमा, हम होटल में आए, अभ्यंग ने कहा तो पूर्णिमा वैसे ही खड़ी रह गई। उसके दिल और दिमाग में बस अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे की बाहों में होना याद आ रहा था, इसलिए अभ्यंग का सामना करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फ़ोन फिर से बज उठा तो इस बार अभ्यंग ने कॉल रिसीव किया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने कॉल कट किया और पूर्णिमा की ओर देखकर बोला, तैयार हो जाइए, हमें 1 घंटे में निकलना है। पूर्णिमा ने उसकी तरफ देखा नहीं और बैग से अपने कपड़े निकालकर चुपचाप बाथरूम में चली गई। लगभग 40 मिनट बाद दोनों ही तैयार हो चुके थे। अभ्यंग ने चाय और नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया था, तो दोनों नाश्ता करने के बाद वहां से निकलकर बाहर रिसेप्शन के पास आ गए, जहां उन्हें बताया गया कि उनकी गाड़ी तैयार है और आज वो उन्हें कहाँ कहाँ घुमाएंगे। दोनों ही वहां से निकलकर कार में बैठ गए और उनकी गाड़ी निकल पड़ी शिमला की वादियों की सैर पर। रास्ते में मिलते नज़ारे पूर्णिमा का मन मोह रहे थे। होठों पर हंसी थिरक रही थी। एक सच्ची सी हंसी न जाने कितने अरसे बाद उसके होठों पर सजी थी। वैसे तो शिमला में घूमने की अनेकों जगह हैं, पर आज अभ्यंक और पूर्णिमा ने तय किया कि वो सबसे पहले जाखू मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की जीवन सुंदरता के बीच बसा जाखू मंदिर एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। यहाँ इस मंदिर में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ व महाकाव्य रामायण की याद दिलाती है। लंका युद्ध के दौरान जब एक शक्तिशाली तीर से श्री लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय भेजा गया था। हिमालय जाते समय रास्ते में पड़े जाखू पर्वत पर यक्ष ऋषि ध्यान में लीन थे, जिस पर हनुमान जी की नज़र थी। जड़ी बूटी का ज्ञान लेने के लिए हनुमान जी ने यक्ष ऋषि की मदद लेने के उद्देश्य से वो नीचे उतरे, पर पर्वत पर उनके पैर पड़ते ही पर्वत धंसकर अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया। यक्ष ऋषि से जरूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने उनसे कहा कि वो वापस लौट कर आएंगे, पर समय की कमी के अभाव में उनका लौटना नहीं हो पाया। जब इंतजार करने के बाद भी हनुमान जी को आना नहीं हो पाया, तो ऋषि यक्ष ने हनुमान जी के सम्मान में उसी पर्वत पर हनुमान जी का मंदिर बनाने का निश्चय किया। फिर उसी मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जिसकी आराधना आज भी लोग करते हैं। इसी मंदिर के पीछे ऋषि यक्ष की पद चिन्ह की संरचना है। दोनों जब मंदिर पहुंचे तो साथ में उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना किया। वहाँ के पुरोहित ने पूर्णिमा को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। फिर दोनों मंदिर से बाहर आ गए और आसपास घूमने लगे। वहाँ के आसपास का नज़ारा भी बेहद मनोरम एवं आकर्षक था। दोनों घूम ही रहे थे कि एक लड़का उनके पास आया। उसके हाथ में कैमरा था। उसने बोला, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, आइए एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए। उस लड़के ने जैसे ही कहा तो अभ्यंग और पूर्णिमा ने एक साथ मना कर दिया। उस लड़के ने फिर से कहा, एक दो फोटो तो खिंचवा लीजिए साहब। एक तो इससे आपकी यादें इस फोटो में कैद हो जाएंगी और दूसरा हमारा भला हो जाएगा। आखिर हमारे रोजगार का जरिया भी तो यही है। उस लड़के ने इतना कहा तो अभ्यंग ने पूर्णिमा की ओर देखा और उसने अभ्यंग की ओर। बातें तो कुछ नहीं हुई,
पर निगाहों निगाहों में एक दूसरे की मौन स्वीकृति मिल चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाए। वैसे तो बात एक ही फोटो की हुई, पर उस फोटोग्राफर की कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग थी कि एक के बाद एक 10-12 फोटो खींच डाले, अलग अलग पोज में। थोड़ी देर उन्हें इंतजार करने का कहकर वो लड़का कहीं चला गया। लगभग 5 मिनट बाद वापस आया तो उसके हाथों में फोटो की हार्ड कॉपी थी। उसने पूर्णिमा को वो फोटो थमाते हुए उसका चार्ज बताया। अभ्यंग ने पेमेंट किया, फिर दोनों वहां से पार्किंग की ओर निकल गए। आने जाने, दर्शन करने और घूमने में लगभग 4 बज चुके थे। उनके ड्राइवर ने उन्हें सजेशन दिया कि सबसे पहले उन्हें कुछ खा पी लेना चाहिए। देर हो जाने के कारण भूख तो दोनों को ही लग चुकी थी, इसलिए वो दोनों भी मान गए। वहां से निकलकर दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए और वहां पहुंचकर दोनों ने खाना ऑर्डर किया और खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से निकलकर वापस आकर गाड़ी में बैठ गए। वहां से उन्होंने मॉल रोड जाने का तय किया और निकल पड़े। मॉल रोड शिमला में एक प्रसिद्ध जगह है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, सुंदर वास्तुकला और गतिविधियों के लिए जानी जाती है। ये पर्यटकों के लिए उत्कृष्ट गंतव्य है जो खरीदारी, भोजन और मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए। माल रोड पर वाहनों के आने जाने की अनुमति नहीं होती है, जिससे यहाँ गाड़ियों के शोरगुल से अलग शांति होती है जो पर्यटकों के मन को आनंदित करती है। शिमला नगर निगम, अग्निशमन सेवा और पुलिस मुख्यालय के कार्यालय भी यहीं पर स्थित हैं। पूर्णिमा और अभ्यंग ने वहां से अपने और घर वालों के लिए खूब सारी शॉपिंग की, खूब घूमे फिरे। फिर रात का खाना खाकर दोनों वापस होटल लौट आए। सुबह से घूमना हुआ, पर वापस आकर भी दोनों के चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक शांति, एक सुकून और खुशी थी जो दोनों के ही चेहरे से झलक रही थी। साल ओढ़े पूर्णिमा बालकनी में खड़ी हो गई। रात के समय में बालकनी से दिखता नजारा भी अद्भुत था। चारों ओर पहाड़ और उन पहाड़ों पर खड़ी टेढ़ी मेढ़ी इमारतें। अभ्यंग भी आकर उसके पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर दोनों ही शांत चुपचाप खड़े रहे और दूर तक फैली पहाड़ियों को देखते रहे। जब मैं 12 साल का था तब आया था शिमला, माँ और पापा के साथ, अभ्यंग ने कहा तो पूर्णिमा ने उसकी ओर देखा। अभ्यंग ने सामने देखते हुए ही आगे कहा, 11 साल का था जब मेरा एक क्लासमेट अपने पेरेंट्स के साथ शिमला घूमने आया था। उसने आकर मुझे इतनी बातें बताई कि मेरे मन में भी शिमला जाने की इच्छा जाग गई। तभी स्कूल से आने के बाद मैंने जिद की पापा से कि गर्मी की छुट्टियों में मुझे शिमला ले जाएं, पर पापा नहीं माने। मैंने और जिद की, खाना भी छोड़ दिया। तब पापा माने, पर उन्होंने एक शर्त रखी मेरे सामने कि अगर मुझे फाइनल एग्जाम में 90% से ऊपर आए तो ही वो मुझे शिमला लेकर आएंगे। इतना कहकर अभ्यंग कुछ पल को चुप हुआ। वही पूर्णिमा, जो उसकी बातें कब से ध्यान से सुन रही थी, उसने अभ्यंग को ना बोलता पाकर पूछ लिया, तो आए आपके 19%? इस समय पूर्णिमा की नजरें अभ्यंग के चेहरे पर ही थी। अभ्यंग ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, 90 क्या, 97% आए। खूब मेहनत की पढ़ाई में, पूरे मन से लगा रहा, और लगता भी क्यों नहीं, शिमला घूमने का धुंजो सवार था। इतना कहकर अभ्यंग हंस पड़ा तो पूर्णिमा भी हंस पड़ी। पापा बहुत खुश हुए। फिर तो उन्होंने बिना किसी देर के शिमला की टिकट करा ली। फिर मैं, पापा और माँ तीनों एक साथ घूमने आए। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी यहाँ से, पापा के साथ की यादें। यह सब कहते समय अभ्यंग के होंठों पर तो मुस्कान थी, पर आंखें नम थीं। उसके बाद एग्जाम में आपके उतने ही नंबर आए? पूर्णिमा ने उसे देखकर पूछा। तो अभ्यंग हंसा और कहा, नहीं, उसके बाद 70% पर आ गया। फिर पापा की छड़ी और मेरे हाथ। अभ्यंग के इतना कहते ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अब फिर से वहां खामोशी ठहर गई थी। मन एक दूसरे से बात करना चाहता था, पर बात करने के लिए शायद बातें ना थी। कुछ देर बाद उस खामोशी को तोड़ते हुए अभ्यंग ने कहा, कैन आई हग यू? अभ्यंग ने कहा तो पूर्णिमा उसे हैरानी से देखने लगी। आई आई वांट टू हग यू, जस्ट वंस प्लीज। अभ्यंग की आवाज में एक अलग सा दर्द था, अलग सी मनुआर जिसे चाह कर भी पूर्णिमा से ठुकराया ना गया, पर शायद अपनाया भी नहीं। वो यूं ही खड़ी रही। अभ्यंग ने उसकी खामोशी को हाँ समझा और आगे बढ़कर उसके गले से लग गया। पूर्णिमा बस बुत बनी खड़ी रही, पर अभ्यंग ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग 5 मिनट तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। पूर्णिमा की सांसें तेज हो चलीं। उसने अभ्यंग का हाथ झटका और दौड़ती हुई कमरे में आ गई।
वहीं अभ्यंग बिना किसी भाव के खड़ा अंधेरे से गिर चुकी पहाड़ियों को देखता रहा। अगले 2 दिन तक दोनों शिमला में अलग अलग जगह घूमते रहे। उस दिन के बाद दोनों में बातें बस जरूरत के हिसाब से ही हुई। रात को भी सोते समय पूर्णिमा बिस्तर के बदले सोफे पर सो जाती और अभ्यंक अकेला बिस्तर पर सोता। आज उनकी शिमला में आखिरी रात थी और अगले दिन सुबह सुबह उन्हें वापस मुंबई के लिए निकलना था। पूर्णिमा अपने कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आई तो उसने देखा अभ्यंक सोने की बजाय उसी सोफे पर बैठा है जिस पर पूर्णिमा सोती थी। पूर्णिमा कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर अभ्यंक के पास आकर बोली, मिस्टर ओबराय, मुझे यहाँ सोना है। क्या आप अपनी जगह पर जाकर सो सकते हैं? क्यों? इस सोफे पर आपका नाम लिखा है या फिर इस सोफे से प्यार हो गया है? अभ्यंक ने कहा तो पूर्णिमा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। क्या हुआ? जवाब दीजिए, अभ्यंक ने फिर से कहा। सवाल बेवजह हो तो जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती, पूर्णिमा ने अपने सवाल को ठीक करते हुए कहा। पर मुझे आज जवाब चाहिए, अभ्यंक ने उसके पास आते हुए कहा। आपने शराब पी है? पूर्णिमा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछा। वाइन? होटल वालों ने दी थी, सोचा बर्बाद होगा इसलिए पी गया। अभ्यंक की आवाज में लड़खड़ाहट थी, पर बहुत कड़वी थी, बेकार सा टेस्ट था। अभ्यंक ने फिर से कहा। अच्छा, कड़वी थी पर पी लिया ना? अब सो जाइए चुपचाप से। पूर्णिमा ने उसकी बाजू थामकर उसे बिस्तर की ओर लाते हुए कहा। हाँ, मैं सोऊंगा, पर तुम मुझे सुला दो। बोलो, सुलाओगी? अभ्यंक ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। मैं यहीं हूँ, आप सो जाइए, पूर्णिमा ने कहा। नहीं, तुम यहीं बेड पर बैठो, अभ्यंक ने जिद करते हुए कहा। पूर्णिमा इस समय उससे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप बिस्तर पर एक ओर बैठ गई। अभ्यंक ने उसे देखा और कहा, ऐसे नहीं, पैर ऊपर करके बैठो। अभ्यंक ने फिर से जिद किया। पूर्णिमा ने झल्लाते हुए पैर ऊपर किया और पालती लगाकर बैठ गई। उसके बैठते ही अभ्यंक उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर ओबराय? हटिए प्लीज, हटिए, पूर्णिमा ने अपनी गोद से उसका सिर हटाते हुए कहा। अभ्यंक ने हल्के से सिर उठाकर देखा। इस बात का फायदा उठाकर पूर्णिमा ने जल्दी से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। अभ्यंक भी उठकर बैठ गया। उसने भी बिना देर किए पूर्णिमा का हाथ पकड़ा और झटके से उसे बिस्तर पर खींच लिया। यूं अचानक खींचने के कारण पूर्णिमा लड़खड़ाकर सीधे बिस्तर पर गिर गई। अभ्यंक ने बिना देर किए उसे बाहों में भरा और आंखें बंद करके लेट गया। ये आप पूर्णिमा ने कुछ कहना चाहा। चुप, अभ्यंक ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप कराया। मुझे सोने दो आराम से, इतना कहकर उसने फिर से आंखें बंद कर ली। साथ ही उसकी पकड़ पूर्णिमा के ऊपर और कस गई। कुछ ही देर में उसे अभ्यंक की गहरी सांसों की आवाजें आने लगीं, जिससे उसे समझ आ गया कि अभ्यंक गहरी नींद में सो चुका था। उसने एक बार और कोशिश की उसकी पकड़ से छूटने की, पर यह कोशिश भी उसकी बेकार गई। हार कर उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर में वो भी नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह उन्हें जल्दी निकलना था, तो दोनों ही सुबह उठकर तैयार होकर निकल गए और सुबह के 11 बजे तक दोनों मुंबई भी पहुंच गए। उन दोनों के घर पहुंचते ही बच्चे दौड़ते हुए आकर उन दोनों से लिपट गए। आज स्कूल नहीं गए दोनों? पूर्णिमा ने पूछा तो दोनों बच्चे एक साथ एक ही सुर में बोल उठे। नहीं, पर तुम तो नानू के पास थे, अभी यहाँ कैसे आए? पूर्णिमा ने अक्ष को गोद में उठाकर दुलारते हुए पूछा। हाँ, पर आज सुबह ही आधार चाचू हमें यहाँ लेकर आ गए, अक्ष ने बताया। ये सब छोड़ो मम्मा, पहले ये बताओ हमारे लिए क्या लाए हो शिमला से? दिखाती हूँ, पर पहले मुझे सभी से मिल तो लेने दो, पूर्णिमा ने कहा। इतना कहने के बाद पूर्णिमा घर के बाकी सभी लोगों से मिलने लगी। अंशिका ने उसे गले लगाते हुए पूछा, आई होप तुमने एंजॉय किया होगा। उसकी इस बात पर पूर्णिमा मुस्कुराकर रह गई। उसके बाद वो देवका जी के कमरे में गई। उनसे मिलने के बाद वो अपने कमरे में आई तो अभ्यंक तैयार हो रहा था, पर उसने उससे कुछ भी पूछा नहीं। थोड़ी देर में अभ्यंक तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया और पूर्णिमा आज घर पर ही आराम करने का सोच रुक गई। दूसरी तरफ 3 दिनों के बाद आज कशिश का ऑफिस आना हुआ। सुबह से पेंडिंग काम खत्म करते हुए दिन कैसे बीता उसे पता ही नहीं चला। काम खत्म करने के बाद वह सीधे आधार के केबिन में पहुंची। इस समय वहां आधार के साथ एक सुंदर सी लड़की थी, जो इस समय आधार के गले से लगकर खड़ी थी। कशिश ने उसे देखा तो उसके कदम ठिठक गए। वो केबिन से बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन तब तक आधार की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उसने उसे जरा जोर से डांटते हुए कहा, बॉस के केबिन में आने से पहले नॉक करते हैं, क्या यह बात भी तुम्हें मुझे सिखानी पड़ेगी?
कशिश ने अपनी नज़र झुका ली, फिर से सॉरी कहा और चुपचाप वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद आधार भी वहाँ से उस लड़की के साथ ही निकल गया। वहीं कशिश के दिमाग में अभी उस लड़की का आधार के गले लगना ही चल रहा था। अभ्यंक ऑफिस से घर आया तो सभी लोग उसे हॉल में ही दिखे, सिवाय पूर्णिमा और उसकी माँ के। वो थोड़ी देर सबसे बात करने के बाद सीधे अपने कमरे में चला गया। वहीं पूर्णिमा इस समय देवका जी की गोद में सिर रखकर बैठी हुई थी। माँ, हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता? पूर्णिमा ने देवका जी से पूछा। क्योंकि हम सोचते हैं वो हमें लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा है, पर वो ऊपर वाला जो सोचता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए। इतना कहकर देवका जी चुप हुई और पूर्णिमा के आगे कुछ कहने का इंतजार करने लगी, पर पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा। देवका जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ हुआ है क्या बेटा? बड़ी उदास सी लग रही हो। अभी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। पूर्णिमा ने उनकी गोद से अपना सिर हटाते हुए कहा। सच कह रही हो? देवका जी ने प्यार से उसके गाल छूते हुए पूछा। हाँ माँ, बिल्कुल सच। पूर्णिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या बातें हो रही हैं सास और बहू के बीच में? अभ्यंग ने अंदर आते हुए कहा। कुछ नहीं, बस तेरी शिकायत कर रही थी। देवका जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी शिकायत? मैंने ऐसा क्या किया? अभ्यंग ने अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा। तू बहू का ध्यान नहीं रखता और क्या। देख कैसे चेहरा उतर गया है बेचारी का। देवका जी ने पूर्णिमा का चेहरा दिखाते हुए कहा। मैं बाहर जाती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। पूर्णिमा ने कहा और बाहर जाने को हुई, पर अभ्यंग ने उसकी कलाई पकड़ उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हैं? बैठिए यहीं हमारे साथ। अभ्यंग ने कहा। किसी को बैठने की जरूरत नहीं है, मुझे नींद आ रही है तो मैं सोऊंगी, इसलिए दोनों जाओ और खाना खाकर सो जाओ। देवका जी ने कहा तो अभ्यंग ने पूर्णिमा की कलाई को छोड़ा और खड़े होते हुए बोला। ठीक है माँ, आप सो जाइए। इतना कहकर दोनों कमरे से बाहर आ गए। खाना खाकर वॉक करने के बाद अभ्यंग कमरे में आया तो पूर्णिमा खिड़की के पास खड़ी किसी सोच में गुम थी। उसका एक हाथ खिड़की के ऊपर था। अभ्यंग ने कमरे का दरवाजा लगाया और उसके पास आकर खड़ा हुआ, पर पूर्णिमा अब अपनी सोच में गुम थी। अभ्यंग ने धीरे से अपना एक हाथ पूर्णिमा के हाथ पर रखा तो पूर्णिमा ने चौंक कर उसे देखा। फिर वो अपना हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, पर अभ्यंग की पकड़ उसके हाथ पर और कस गई। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा, पूर्णिमा ने विफरते हुए कहा। और क्यों छोड़ दूं मैं आपका हाथ? अभ्यंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्योंकि आपको इसका अधिकार नहीं है। अधिकार तो सिर्फ मेरा है। ये बात आपके अलावा जमाने ने भी मान लिया। अभ्यंग उसके थोड़ा और पास आकर बोला। देखिए, हाथ छोड़िए मेरा, वरना अच्छा नहीं होगा। पति हूं मैं आपका, अधिकार है मेरा। मैंने नहीं दिया कोई अधिकार। और आप शायद भूल रहे हैं कि हमारी शादी एक समझौता है, इसलिए दूर रहिए आप मुझसे। और आप भी भूल रही हैं कि अधिकार न जताने की बात तब तक की मैंने की थी जब तक आपसे इश्क नहीं हो जाता। हाँ तो नहीं है इश्क, फिर क्यों करीब आने की कोशिश कर रहे हैं? किसने कहा कि नहीं है इश्क? अभ्यंग ने पूर्णिमा के और करीब आते हुए कहा। तो पूर्णिमा प्रश्न सूचक दृष्टि से उसे देखती रही और वो मुस्कुराता रहा। हाँ, हो गया है मुझे आपसे इश्क। अभ्यंग ने पूरी दृढ़ता के साथ उसकी आंखों में देखकर कहा। आपका दिमाग खराब हो चुका है, पूर्णिमा ने कहा और वहां से जाने लगी। पर अभ्यंग ने उसकी कलाई थाम उसे रोक लिया। तो मेरे प्यार को यूं अनदेखा नहीं कर सकती। मैं एक बिन ब्याही माँ हूँ, मैं किसी का इश्क नहीं हो सकती। मेरा इश्क कोरा है। जानती हूँ मैं, बहुत जल्दी इश्क हो जाता है आपको। पहला इश्क भूल कैसे जाते हैं आप? पूर्णिमा ने इस बार तंज भरी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखकर कहा। क्या मतलब? अभ्यंग ने पूछा। चलिए आज आपको सच से रूबरू करवा ही देती हूँ। इतना कहकर वो अलमारी की ओर गई और वहां से कुछ निकालने लगी। उसने एक फोटो निकाला और अभ्यंग के पास आकर उसे दिखाते हुए कहा। ये देखिए, कुछ याद आया? पूर्वी, अभ्यंग के मुंह से बस इतना ही निकला। चलिए, कम से कम चेहरा और नाम तो याद है आपको, पूर्णिमा ने हंसकर कहा। तो अभ्यंग ने उसे सवालिया नजरों से देखा। जिसके साथ इश्क किया, वादे किए, जिन्हें मरने की कस्में खाई, उसे भूलकर आपको मुझसे इश्क हो गया? वाट रबिश, क्या बकवास है ये? बकवास? मेरी बातें बकवास लग रही हैं आपको? और जो वादे आपने इनसे किए, उसका क्या? क्या वो भी बकवास था? क्या कहना चाहती हैं आप? साफ साफ बताइए। क्यों, खुद का किया याद नहीं जो मैं साफ साफ बताऊं? ऐसा क्या किया मैंने? अभ्यंग ने पूछा। मेरी बहन पूर्वी से इश्क किया, उससे वादा किया, लौट कर आने का वादा। मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया, आपके अलावा किसी से इश्क नहीं किया।
और कितनों से बोला है ये झूठ, कितनों के साथ वादे किए, कितनों के साथ सोए और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। पूर्णिमा, अभयंग जोर से चिल्ला उठा और उसके हाथ पूर्णिमा पर उठ गए। पर जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। वहीं पूर्णिमा की आंखें भी इस समय गुस्से और आंसू से लाल थीं। सच कड़वा लगा। जब पूरा सच पता ना हो तो यूं किसी पर सवाल उठाने से पहले 4 बार सोच लेना चाहिए। पूर्णिमा अभी उसे गुस्से से घूर रही थी। चलो मेरे साथ, अभ्यंग ने उसकी कलाई थामकर कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला। उसके हाथ की पकड़ पूर्णिमा की कलाई पर इतनी मजबूत थी कि दर्द के मारे पूर्णिमा की आंखों से आंसू आ गए। पर अभ्यंग उसे खींचता हुआ बाहर से लेकर कॉरिडोर से होते हुए एक बंद कमरे के पास आया। उसने अपने पॉकेट से अपने कार की चाबी वाली की रिंग निकाला, जिसमें एक अलग सी चाबी भी लगी थी। उसने उस चाबी से उस कमरे का लॉक खोला और पूर्णिमा को लेकर अंदर आ गया। वहीं उस कमरे में चारों ओर दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी थी। उनमें से एक दो तस्वीरों पर नजर जाते ही पूर्णिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये तस्वीर, पूर्णिमा ने अटकते हुए बस इतना कहा। ये मैं हूँ, ये मेरा जुड़वा भाई अक्षत और ये तुम्हारी बहन पूर्वी। पर यह कैसे हो सकता है? पूर्णिमा की आंखों में अभी हैरानी थी। पूर्वी और अक्षत दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। वो कभी कभी हमारे घर भी आया करती थी। माँ भी उसे बहुत पसंद करती थी। पूर्वी से जब परिवार के बारे में पूछा जाता तो वो कहती थी कि उसके पापा की दूसरे शहर में पोस्टिंग है। वो प्रोफेसर हैं और वो और उसकी छोटी बहन के साथ रहते हैं। पूर्वी यहाँ अकेले रहती थी। फिर अचानक ही किसी काम से अक्षत को 6 महीने के लिए लंदन जाना पड़ा। अक्षत के ना होने के कारण पूर्वी ने भी यहाँ आना जाना छोड़ दिया। अक्षत को लंदन के काम निपटाकर लौटने में लगभग 10 महीने लग गए। इतना कहकर अभ्यंग चुप हुआ। फिर खिड़की के पास जाते हुए उसने कहा, जिस दिन वो लंदन से लौट कर आए उस रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। आंधी तूफान और गरज के साथ बारिश अपने चरम पर थी। तभी मैंने देखा अक्षत कार की चाबी लेकर कहीं जा रहा है। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसी से मिलना है, फिर वो आकर सब बताएगा। ये कहकर वो निकल गया। उसके जाने के करीब 1.5 घंटे के बाद हमारे पास कॉल आया कि अक्षत की कार का एक्सीडेंट हो गया है और अक्षत अब इस दुनिया में नहीं रहा। पापा के बाद माँ के जीने का सहारा मैं और अक्षत थे। पर अक्षत के जाने के बाद तो हमारी दुनिया ही वीरान हो गई। ये कब की बात है? तारीख क्या थी उस दिन? 16 अक्टूबर। तारीख सुनकर जैसे पूर्णिमा को झटका लगा। वो वहीं रखे चेयर पर धम से बैठ गई। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, वो पूर्वी दी से मिलने आ रहे थे। जब वो लंदन गए तब पूर्वी दी उदास रहने लगी। पापा भी ट्रांसफर लेकर यहाँ आ चुके थे। वो अकेली अकेली उदास सी रहती। फिर धीरे धीरे बीमार भी रहने लगी। एक दिन किचन में खाना बनाते समय वो बेहोश होकर गिर गईं। जब उन्हें डॉक्टर से दिखाया गया तो पता चला वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो हम सबको जैसे झटका लगा। पापा ने डॉक्टर से बात की अबॉर्शन के लिए, पर शरीर से कमजोर और मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने के कारण डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए साफ साफ मना कर दिया। अब बच्चे को जन्म देने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पापा ने और मैंने, हम सब ने उनसे बहुत पूछा कि वो किससे प्यार करती है, कौन है उस बच्चे का पिता। पर उन्होंने तो जैसे अपनी जुबान सिल दी थी। जैसे तैसे समय बीता और 16 सितंबर को बच्चे का जन्म हुआ। उस दिन पूर्वी दी उसे अपने सीने से लगाकर खूब रोई। 15 अक्टूबर की रात घर के नंबर पर किसी का कॉल आया। बात करने के बाद पूर्वी दी बहुत खुश हुई। उस रात वो सोई नहीं और ना ही मुझे सोने दिया। उस रात दी ने बताया कि वो जिससे प्यार करती हैं वो 10 महीने पहले लंदन चला गया था और इस बीच उसका कोई फोन भी नहीं आया। पर अब वो कल आने वाला है उन्हें और अपने बच्चे को लेने। मैंने दी से पूछा कि उनका नाम क्या है बताओ, तो उन्होंने कहा अब तो सीधे मिलवाऊंगी। फिर मैंने भी जोर नहीं दिया। अगले दिन वो खूब खुश थी। घर की सफाई की, खुद को सजाया संवारा और अलग अलग तरह की खाने की चीजें भी बनाई। शाम हुई, मौसम खराब होने लगा। बाहर आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही थी और वो बेचैन सी कमरे में चक्कर लगा रही थी। मैं और पापा भी वहीं बैठे थे। अचानक ही दी फोन के पास आई और किसी को कॉल लगाने लगी। सामने से कॉल रिसीव होते उन्होंने कहा, हेलो, मौसम खराब हो रहा है और मेरा मन भी घबरा रहा है। तुम आज मत आओ, कल सुबह बारिश रुकने के बाद आना। फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो पूर्वी दी ने कहा,
कल मिल लेना उसे, जहाँ इतने दिन इंतजार किया। माँ एक दिन और सही। फिर से उधर से कुछ कहा गया तो दी ने कहा, प्लीज लौट जाओ घर, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। फिर बात ही हो रही थी कि अचानक से दी चिल्ला पड़ी। हम सब उनके पास गए तो जोर जोर से रोकर बोली, एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना होगा। फिर फोन का रिसीवर छोड़कर वो बेतासा दौड़ती हुई बाहर निकल गई। उनके पीछे पंकज जी और पूर्णिमा भी आए, पर पूर्णिमा पंकज जी को अक्ष का ध्यान रखने का कहकर खुद पूर्वी के पीछे दौड़ पड़ी। दी रुक जाओ दी, चिल्लाती हुई पूर्णिमा उनके पीछे दौड़ती रही। लेकिन पूर्वी को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। तेज बारिश में वो बस दौड़ती जा रही थी और उसके पीछे पूर्णिमा। तेज आंधी में पानी की बौछारें धुंध की तरह हो रही थी, जिसमें कुछ भी देख पाना असंभव था। अचानक से एक तेज गाड़ी आकर गुजरी और पूर्णिमा के लिए सब शांत हो गया। और उस शांति में गूंज उठी पूर्णिमा के चिल्लाने की दर्दनाक आवाज। पूर्वी दी। सामने सड़क पर खून से लथपथ पूर्वी अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। पूर्णिमा और पूर्वी के बीच का जो फासला था उसे उसने पूरी ताकत से दौड़कर पूरा किया। उसने पूर्वी का सिर उठाकर अपनी गोद में रखा और रोती हुई चिल्ला उठी, दी दी कुछ नहीं होगा आपको, मैं डॉक्टर के पास ले चलूंगी आपको। दी, पूर्णी। जैसे तैसे पूर्वी ने पूर्णिमा का नाम पुकारा। हाँ हाँ दी, पूर्णिमा ने रोते हुए और आसपास देखकर किसी गाड़ी का इंतजार करते हुए कहा। अक्ष का ख्याल रखना, उसे उसका अधिकार दिलाना। अभ्यंग ओबराय। पूर्वी ने लंबी लंबी सांस खींचते हुए कहा। अभ्यंग ओबराय, अक्षु के पापा? पूर्णिमा ने कहा तो पूर्वी ने हाँ में गर्दन हिलाया। तू अक्ष की माँ? इतना कहते ही पूर्वी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये सब बातें अभ्यंग को बताने के बाद पूर्णिमा फूट फूट कर रो पड़ी। अभ्यंग ने आगे बढ़कर उसे धीरे से अपनी बाहों में समा लिया। इस बार पूर्णिमा ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि चुपचाप उसके आगोश में समाई अपने सारे दर्द को आंसू के संग बहाती रही। उन आंसुओं में कुछ आंसू अभ्यंग के भी थे। दर्द तो दोनों का एक जैसा था, पर पूर्णिमा का जरा सा ज्यादा, क्योंकि उसके पास एक छोटा बच्चा था, वो भी बिन माता पिता का बच्चा। थोड़ी देर रोकर जब दोनों का मन हल्का हुआ तो अभ्यंग ने पूर्णिमा को खुद से हल्के से अलग हटाते हुए आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए उससे पूछा, हमारा अक्ष अक्षत और पूर्वी का बेटा है? पूर्णिमा की भी आंखें भीगी थी और होठों पर मुस्कान भी आ गई। अक्ष के नाम से उसने भी वैसे ही हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। चलिए उसके कमरे में, उसने पूर्णिमा की कलाई थामते हुए कहा। पर अभी वो सो रहा है, पूर्णिमा ने अभ्यंग के साथ चलते हुए कहा। कोई बात नहीं, बस एक बार देखकर आ जाऊंगा। अभ्यंग नहीं माना और दोनों उसके कमरे में आ गए। कमरे में आते ही अभ्यंग ने पूर्णिमा का हाथ छोड़ दिया और खुद अक्ष के पास जाकर बैठ गया। अक्ष अभी गहरी नींद में सो रहा था। अभ्यंग उसे कुछ पल यूं ही देखता रहा, फिर झुककर उसके सिर को प्यार से चूम लिया। फिर अपने दोनों हाथों से उसकी छोटी सी हथेली थाम कर अपने माथे से लगाकर बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, आज तक मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। पता ही नहीं था कि तुम हो। मैं नहीं जानता तुम्हारी माँ ने अंत समय में क्यों मेरा नाम लिया, वो क्या चाहती थी मुझसे। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं अभ्यंग ओबराय तुम्हारा चाचू नहीं, पिता बनकर तुम्हारी परवरिश करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर उसने एक बार फिर उसकी हथेली को चूम लिया। दरवाजे के पास खड़ी पूर्णिमा उन दोनों को देख रही थी और उसकी आंखों से भी आंसू की कुछ बूंदें उसके गालों पर गिर गईं। पूर्णिमा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अब चलें, वरना जाग गया तो फिर जल्दी सोएगा नहीं, और सोएगा नहीं तो कल भी स्कूल मिस होगा इसका। उसकी बात सुनकर अभ्यंग ने हाँ में गर्दन हिलाया और एक बार फिर से नीचे झुककर उसके माथे को चूमकर वहां से निकल गया। दोनों अपने कमरे में आए तो पूर्णिमा सोने की तैयारी में लग गई, या फिर खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करने लगी। शायद अभ्यंग का सामना नहीं करना चाह रही हो। वहीं अभ्यंग उसे काफी देर से देख रहा था। वो बार बार तकिए को कभी सीधा रखती तो कभी उल्टा। कुछ देर देखने के बाद अभ्यंग उसके पास आया और उसकी बाजू से उसे थामकर अपनी ओर घुमाया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, भले ही आज सच हम दोनों के सामने आया, आधा सच जो आपके पास था और आधा सच जो मेरे पास था, पर अब इन दोनों सच से बड़ा सच यह है कि आप अक्ष की माँ हैं और मैं उसका पिता। बाकी फिर किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से सो जाइए, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। बाकी की बातें आराम से करेंगे बाद में। अभ्यंग ने कहा और प्यार से उसका गाल थपथपाया
और फिर खुद वहां से दूसरी साइड जाकर सो गया। अगली सुबह दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दोनों ही आज बहुत खुश थे और यह खुशी से पक्ष के लिए थी। भले ही अक्स को उसके खुद के माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया, पर आज उसे उसकी असली पहचान मिल गई, सही मायने में। अभ्यंग जी, जब हम माँ को अक्षु के बारे में बताएंगे तो बहुत खुश होंगी ना वो? आज पूर्णिमा ने बिल्कुल चहकती आवाज में कहा। वहीं अभ्यंग का ध्यान तो अब भी अटका था अभ्यंग जी पर। आज शादी के बाद पहली बार पूर्णिमा ने उसका नाम लिया था, इसलिए मन में इस समय पॉपकॉर्न फूट रहे थे। लेकिन तभी उसका ध्यान पूर्णिमा की कई बात पर गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। पूर्णिमा उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, इसलिए इस समय उसकी नजर अभ्यंग के ऊपर ही थी। अभ्यंग आगे बढ़ा और फिर दरवाजे को बंद कर दिया। पूर्णिमा ने उसे प्रश्न सूचक नजरों से देखा। वो पूर्णिमा के पास आया और बोला, बैठिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उसे गंभीर देखकर पूर्णिमा के चेहरे के भाव बदल गए। पूर्णिमा ने बैठते हुए पूछा, क्या बात है? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस आपसे जरूरी बात करनी है। अभ्यंग ने भी उसके पास बैठते हुए कहा। पूर्णिमा, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अभ्यंग ने कहा तो पूर्णिमा की असमझ सी नजर उस पर ही टिक गई। फिर भी उसने हमें अपना सिर हिलाया। अभ्यंग ने बोलना शुरू किया। मैं नहीं चाहता कि अभी माँ को ये पता चले कि अक्ष उनका पोता है, उनके बेटे का अंश। जानता हूँ मैं, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, पर जवाब फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप ये बात किसी को ना बताएं। जवाब नहीं दे सकते, कारण तो बता सकते हैं, पूर्णिमा ने कहा। अगर नहीं बताया तो नहीं मानेगी मेरी बात? कारण बताया तो समझूंगी कि अक्ष की माँ पर विश्वास है आपको। यह बात मैं भी कह सकता हूँ, अभ्यंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो पूर्णिमा चुप हो गई। ठीक है, नहीं बताऊंगी, कुछ पल बाद पूर्णिमा ने कहा और उठने लगी। लेकिन तभी अभ्यंग ने उसकी कलाई थाम ली और बोला, मुझे और पुलिस को शक है कि अक्षत का एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया है। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा उसकी ओर घूमी और हैरानी से अभ्यंग को देखने लगी। अभ्यंग ने आगे कहा, मर्डर हुआ है अक्षत का। मर्डर? लेकिन किसने किया? पूर्णिमा की आंखें और बातों में हैरानी अब भी थी। यही तो पता लगाना है। इतना कहकर अभ्यंग ने उसकी कलाई छोड़ दी और खुद भी उठकर खड़ा हो गया। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? प्रॉपर्टी, अभ्यंग ने इतना कहा। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, अक्षत मुझसे 20 मिनट बड़ा था, इस नाते घर का पहला वारिस भी। दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी और नामनी में मेरा नाम दिया था। वो चाहते थे कि अक्षत बड़ा बेटा होने के नाते परिवार के वैल्यू को समझे और उसे लीड करे। इन सब में मैं और अक्षत हमेशा उनके साथ रहूं। उन्होंने अपनी बिल में यह भी लिखा कि अक्षत की पहली संतान, दी की पहली संतान, मेरी पहली संतान और आधार की पहली संतान होने के बाद 25-25% प्रॉपर्टी सबके नाम होगी। इनमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन चाची को था। उन्होंने बहुत हंगामा किया। बाद में दादाजी ने उनके बिहेवियर से नाराज होकर उन्होंने पहले बिल को कैंसिल कर दिया और गुस्से में सारी प्रॉपर्टी अक्षत की पहली संतान के नाम कर दी। साथ ही यह तय करने का अधिकार कि बाद में किसका और कितना हिस्सा होगा, यह सिर्फ अक्षत की पहली संतान तय करेगी। अक्षत या उसकी संतान से अधिकार छिन जाए, इसके लिए किसी को उसे मार देना ही बेहतर लगा। जानता हूँ यह सब सही नहीं है, क्योंकि इस सबके घेरे में मेरे अपने ही हैं। फिर भी मैं अपने भाई को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। लेकिन अब अगर ये बात सामने आए कि हमारा अक्षत की पहली संतान है, तो फिर उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि घर में किसी को ये बात पता चले। माँ बहुत भोली हैं, साफ दिल की हैं, उनसे यह खुशी छुपाई नहीं जाएगी और वो सबके सामने बोल पड़ेंगी। उसके बाद उसका अंजाम क्या हो सकता है, यह शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभ्यंग बोलकर चुप हुआ तो कुछ देर वहां पर शांति छाई रही। किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर बाद अभ्यंग ने ही बोला, क्या हुआ? उसकी आवाज से पूर्णिमा का ध्यान उस पर गया। पूर्णिमा ने धीरे से कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अभ्यंग को उसकी आंखों में एक डर और एक बेचैनी दिखी। अभ्यंग ने अपने दोनों हाथों से उसका एक थामा और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, अक्स को कुछ नहीं होगा। जब उसके माँ पापा उसके साथ हैं तो फिर डर किस बात का? अभ्यंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर प्यार से उसके गाल को हल्के से खींच लिया। पूर्णिमा ने उसकी आंखों में देखा तो अभ्यंग उसे ही देख रहा था, पर आज कुछ अलग नजरों से। पूर्णिमा की नजरें उसके चेहरे पर टिक नहीं पाई और उसने अपनी नजरें हटाकर अभ्यंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा,
तो अभ्यंग ने अपने हाथ की पकड़ उसकी कलाई पर हल्की कसी और बिना देर किए झुककर उसके बाएं गाल पर अपने अधरों से अपना प्रेम अंकित कर दिया। वही पूर्णिमा जर्सी हो गई उसकी इस हरकत से। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा कर उसे देखती रही और उसे दिखा भी क्या, अभ्यंग के चेहरे पर शरारती सी मुस्कान, जिसे शायद आज पहली बार देखा था पूर्णिमा ने। वो खोई सी खड़ी थी कि अभ्यंग की आवाज आई, इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी में, जल्दी से आइए। इतना कहकर अभ्यंग कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ कशिश अभी गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपनी टेबल का सामान उठा उठाकर पटक रही थी। उसके ऑफिस में उसी के साथ काम करती एक लड़की प्रीति उसके पास आई और बोली, क्या हुआ तुझे, आज मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? मेरा दिमाग गर्म हो चुका है, इसे ठंडक चाहिए, और वो मिलेगा उस आधार ओबराय के सर को फोड़ने के बाद। कशिश ने गुस्से से कहा। ओ एम जी, इतना गुस्सा कि सर से सीधा आधार ओबराय? वैसे इस गुस्से की वजह, प्रीति ने उससे पूछा। वजह भी वही है, उसने टेबल पर फाइल पटकते हुए कहा। पर ऐसा क्या किया उन्होंने? प्रीति ने पूछा। मेरी इंसल्ट, उन चंड चुड़ैल के लिए मेरी इंसल्ट की उसने। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ। वो मेकअप की दुकान है कौन? 2-3 दिनों से देख रही हूँ सर से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। कशिश कुछ कह पाती उससे पहले ही वहां का प्योन उसके पास आकर बोला, कशिश मैम, सर आपको केबिन में बुला रहे हैं। क्यों? कशिश ने पूछा। ये तो नहीं पता, बस उन्होंने कहा है कि जल्दी भेज दूं आपको। ठीक है, जाओ, मैं आती हूँ। जी। उसने अपना सिर झुकाकर हाँ कहा और वहां से जाने लगा कि कशिश ने उसे रोका। सुनो, और पूछा, सर के केबिन में और भी कोई है? नहीं, अभी तो अकेले हैं। वो जो मैडम उनके साथ थी वो अभी थोड़ी देर पहले चली गई। मैंने कुछ पूछा तुमसे? जाओ और चुपचाप अपना काम करो, कशिश ने उसे डपटते हुए कहा और उठकर वहां से चली गई। प्योन ने प्रीति की ओर देखा और पूछा, ये मैडम को क्या हो गया है? 2 दिनों से अलग ही लग रही हैं। इश्क हुआ है, प्रीति ने थोड़े धीमी आवाज में कहा। क्या कहा मैम? कुछ कहा क्या आपने? कुछ नहीं, जाओ तुम अपना काम करो, प्रीति ने कहा तो प्यून वहां से चला गया। मैं आई कम इन सर? कशिश ने आधार के केबिन का डोर नॉक करते हुए कहा। यस कम इन। आपने बुलाया सर? कशिश ने सर सब पर जोर देते हुए कहा। बैठिए मिस सना, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, आधार ने अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा। कशिश भी अभी बिना किसी आर्गूमेंट के चुपचाप बैठ गई। इतने दिनों तक उसके साथ काम करके उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि आधार जब काम को लेकर सीरियस होता है तभी वो सीरियस होता है। मिस सिन्हा, क्या फैशन शो के सारे डिजाइन रेडी हो गए? यस सर, ऑल सेट फॉर फैशन शो। गुड। इस फैशन शो में देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। मेक श्योर कि इस फैशन शो में जीत हमारी हो। आधार ने कहा तो दोनों ही खुश हो गए। आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। आखिर उनके लिए सब कुछ से ऊपर उनका काम जो था। हमारी सुपर मॉडल सोना होगी और हमारे मास्टरपीस को वही रिप्रेजेंट करेगी। वाट? आधार ने जैसे ही ये कहा, कशिश का ये रिएक्शन था। क्या हुआ मिस सेना? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे आपको कोई शौक लगा हो या फिर आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। बस, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड ही है। आपकी सोना मेरे डिजाइन की हुई ड्रेस को नहीं पहनेगी। व्हाट डू यू मीन भाई मेरी सोना? आधार ने उसे घूरते हुए पूछा। मेरी नहीं, आपकी सोना। वही कहा मैंने। एंड बाय द वे, तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? एक हो तो बताऊं। जितनी भी हो उन्हें समेट कर अपने पास रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। ओके? और मैंने जो भी फैसला किया है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगी आपका ऐसा कोई भी फैसला। इतना कहकर कशिश उठकर जाने लगी कि उससे भी ज्यादा फुर्ती से आधार उठा और उसके दोनों बाजू को पकड़कर उसे दरवाजे से लगा दिया और गुस्से से बोला, समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, मैं खुद को कुछ भी समझूं, उससे आपको क्या? कशिश ने भी उसे घूरते हुए कहा। इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? लड़के और लड़के वालों ने रिजेक्ट कर दिया क्या? आधार ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। आधार की बातें सुनकर कशिश ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा फेर लिया। बोलो। इस बार आधार की आवाज थोड़ी धीमी थी कि कशिश की नजरें उसकी ओर उठ गईं। दोनों की नजरें मिली और एक दूसरे को देखने लगीं। दोनों को एक दूसरे की आंखों में खोए हुए कुछ पल ही बीते होंगे कि किसी ने डोर पर नॉक किया, जिसकी आवाज से दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए और अब नजरें चुराने लगे। आधार जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और कशिश ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। वहीं अभ्यंग की कार में
खामोशी छाई हुई थी। खामोशी तो हर बार ही होती है, पर आज की खामोशी में कुछ अलग सी बात थी। जहाँ पूर्णिमा की पलकें शर्म से झुकी हुई थीं, वहीं अभ्यंग के चेहरे पर मोहक सी मुस्कान थी। अभ्यंग ने उसे देखा और धीरे से अपना एक हाथ बढ़ाकर पूर्णिमा के हाथ को थाम लिया। फिर उसके एक हाथ को गाड़ी की स्टीयरिंग पर रखकर ऊपर से अपने हाथ को रखकर ड्राइव करने लगा। इस बीच उसकी नजरें सड़क पर थीं और चेहरे पर शांति। वहीं पूर्णिमा की हैरान नजरें बस अभ्यंग पर थीं। पूर्णिमा ने अपना हाथ खींचना चाहा, पर अभ्यंग ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर ओबराय, पूर्णिमा ने धीरे से कहा। मिस्टर ओबराय, पहले आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए, जैसे सुबह बुलाया था। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे ऑफिस में एक जरूरी मेल करना है, पूर्णिमा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं मिसेज पूर्णिमा, अभ्यंग ओबराय, पहले आपको मुझे मेरे नाम से बुलाना पड़ेगा। आपका ये बहाना अब नहीं चलेगा, मैं चलने नहीं दूंगा। मैं कोई बहाना नहीं कर रही, पूर्णिमा ने अपनी नजर चुराते हुए कहा। ठीक है, फिर एक हाथ से कीजिए मेल, अभ्यंग ने बेपरवाही से कहा और फिर ध्यान सड़कों पर लगा दिया। अरे, एक हाथ से कैसे करूं, वो भी लेफ्ट हैंड से? वो तो आप समझिए। प्लीज अभ्यंग, मेरा हाथ छोड़िए। अभ्यंग नहीं बोलने वाला था कि उसने पूर्णिमा ने जो कहा उस पर गौर किया। फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने बिना कुछ बोले उसका हाथ छोड़ दिया। एक प्यारी सी मुस्कान तो इस समय पूर्णिमा के चेहरे पर भी थी, और उसे छुपाने की कोशिश में वो खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। फिर अपना फोन लेकर किसी को मेल किया और अभ्यंग से बोली, इफ़ यू डोंट माइंड, आप गाड़ी आगे बढ़ाकर मुझे पापा के पास छोड़ देंगे? क्यों, ऑफिस नहीं जाना? नहीं, आज पापा की याद आ रही है, तो सोचा मैं लाऊं। पूर्णिमा ने कहा तो अभ्यंग कुछ पल तक शांत रहा। चेहरे के भाव गंभीर हो चले थे। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, पर आज मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। 11 बजे से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। ओह ठीक है, फिर आप ऑफिस निकल जाइए, मैं यहाँ से टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। लगता है आपके कान खराब हो गए हैं, अभ्यंग ने कहा तो पूर्णिमा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। तभी मैं बोल कुछ रहा हूँ, आप सुन कुछ रही हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं आपको ड्रॉप नहीं कर सकता, बल्कि ये कहा कि मैं आज अंदर नहीं आ पाऊंगा। जी जानती हूँ, मैंने सुना भी बिल्कुल ठीक है और समझा भी बिल्कुल ठीक है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं आपको देर ना हो जाए मीटिंग के लिए। बिल्कुल नहीं, मेरे पास पर्याप्त समय है, और वैसे भी मेरे साथ होते हुए अगर आपको बीच रास्ते से टैक्सी से अपने मायके जाना पड़े तो फिर तो लानत है मेरे पति होने पर। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया और बदले में पूर्णिमा भी मुस्कुरा उठी। लगभग 20 मिनट बाद अभ्यंग पूर्णिमा के साथ उसके घर के बाहर गाड़ी में बैठा था। पूर्णिमा ने उसे थैंक यू कहा और घर के अंदर जाने के लिए कार से उतरने लगी तो अभ्यंग ने उससे पूछा, कब तक आऊं लेने? पूर्णिमा ने उसे कुछ पल देखा और फिर कहा, शाम को। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे। इन द इवनिंग एट 7 o'clock बी रेडी फॉर फैमिली डिनर, अभ्यंग ने कहा। फैमिली डिनर? पूर्णिमा ने उससे पूछा। हाँ, हमारी फैमिली, अक्सर उसके मम्मी पापा की फैमिली, अभ्यंग ने कहा तो पूर्णिमा मुस्कुरा उठी और कार से बाहर आ गई। आता हूँ शाम को, बाय। इतना कहकर अभ्यंग ने कार आगे बढ़ाना चाहा तो पूर्णिमा ने उससे कहा, सुनिए। अभ्यंग रुका और उसकी ओर देखने लगा तो पूर्णिमा ने कहा, अक्ष की फैमिली इनकम्प्लीट है, उसकी दादी के बिना। पूर्णिमा ने मुस्कुराकर कहा तो अभ्यंग के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। उसने भी मुस्कुराते हुए बस हाँ में गर्दन हिलाया और फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तभी पूर्णिमा ने फिर से कहा, सुनिए। अभ्यंग फिर से रुका और उसकी ओर देखने लगा तो पूर्णिमा ने आगे कहा, मैं पापा से अक्स की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी, आप निश्चिंत रहें। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। जब मैंने आपसे यह कहा कि मुझे पापा के पास जाना है, तब आपके चेहरे पर जो परेशानी के भाव उभरे थे उन्हें देखा था मैंने। आप मुझे इतने ध्यान से देखती हैं कि मेरे चेहरे के भाव भी पढ़ लेती हैं आप। इतना समझने लगी हैं आप मुझे कि मेरी अनकही बातें भी समझ लेती हैं। अभ्यंग ने कहा तो पूर्णिमा झेंपसी गई। उसने बाय कहा और जल्दी से अंदर चली गई। वहीं उसकी इस हरकत पर अभ्यंग हंस पड़ा। पूर्णिमा ने बेल बजाया तो पंकज जी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वो पंकज जी के सीने से लग गई। पंकज जी भी उसे देखकर खुश हुए और बोले, क्या बात है, आज पापा की याद कैसे आ गई? याद तो रोज ही आती है आपकी, लेकिन आज थोड़ी सी ज्यादा आ रही थी, तो ऑफिस को आज के लिए बाय कहा और आ गई आपके पास। पूर्णिमा ने कहा तो पंकज जी उसे खुश होकर देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं पापा?
पूर्णिमा ने अंदर आते हुए कहा। देख रहा हूँ आज कितने दिनों बाद मेरी बेटी इतनी खुश लग रही है। ऐसा तो नहीं है, मैं तो रोज ही ऐसे ही रहती हूँ। हाँ हाँ, आज तो कुछ खास है, पंकज जी ने हंसकर कहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहते हुए पूर्णिमा का चेहरा हल्के से बिलस कर रहा था। इस बार पंकज जी ने बात बदल दी और उससे पूछा, क्या बनाऊं आज? क्या खाना चाहेगी मेरी बेटी? आज अपने पापा के हाथों का बना हुआ। सोच रही हूँ आज आपको छुट्टी दे दूं किचन से। इतना कहकर हंसते हुए वो किचन में चली गई। पंकज जी उसे इस तरह चहकते मुस्कुराते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।